मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे कि आप लोगों के बोर्ड में किस तरह से प्रश्न आते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो को देखिए, जिसमें आपको बोर्ड से आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं। अभी तक आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक 2 अंकीय प्रश्न, 7 से 10 तक 3 अंकीय प्रश्न देख चुके होंगे। और अभी मैं आप लोगों को 11 से 14 प्रश्न क्रमांक तक जो 4 अंक निर्धारित हैं उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। आप स्क्रीन को देखिए बड़े ध्यान से, आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। स्क्रीन को देखिए बड़े ध्यान से, वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। जो बिंदुओं a का मान दिया हुआ है 6, 5 और बिंदु b का मान दिया हुआ है ऋण 4, 3, ये कहाँ पे हैं ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से जानने के लिए। और x अक्ष और y अक्ष का ग्राफ है। इस ग्राफ में ये बताया गया है। देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु है और इधर वाला x डैश होता है और ये वाला y डैश होता है। तो इसको हम कुछ खाली समझने के लिए अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका मूल बिंदु है जिसको हम 0, 0 से दर्शाते हैं और ये 1, 2 ग्राफीय अक्ष बने हुए हैं। अब यहाँ पर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे को आप लोगों को अच्छे से समझाना है इसलिए यहाँ पर चित्र की भी जरूरत है। जब चित्र समझ में आ जाएगा तब आप बिना चित्र से भी कैसे जल्दी बनाते हैं आप जान जाएंगे। यहाँ पर y अक्ष पर किसी बिंदु पर हमारा एक पॉइंट है जिसको कि हम C ले लेते हैं। चलो y अक्ष पर है ये C बिंदु और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। चूंकि y अक्ष में है इसलिए x वैल्यू इसका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और y का कुछ हो सकता है। ठीक है, ये हो गया C बिंदु। अब आता है 6, 5। 6, 5 मैंने लगभग इस साइड में आएगा, कहीं पे A बिंदु आएगा जिसका निर्देशांक 6, 5 दिया हुआ है। और ऋण 4, 3 तो ये लगभग यहाँ पर आएगा, मान के चलिए इस साइड में। ये B बिंदु हो गया जो कि ऋण 4 और 3 को दर्शाता है। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ। देखिए BC को और यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ CA को। तो प्रश्न के मुताबिक ये जो दूरी है BC और AC बराबर हैं, तब हमको बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चित्र के आधार पे। यहाँ पे आप बड़े आसानी से समझ चुके होंगे y अक्ष पर स्थित बिंदु C का निर्देशांक 0y है। अब यहाँ पर देखिए इसका तो C का हो गया, A का भी मालूम है, B का मालूम है, जो प्रश्न में दिया हुआ है हमारा। तो हमको क्या निकालना है, दूरी CA बराबर दूरी CB, दोनों बराबर हैं। इसमें लिखा है समदूरस्थ है यह बिंदु C जो है वह A और B से समदूरस्थ है, इसलिए दूरी CA बराबर दूरी CB निकालना है। अब आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, दूरी बराबर वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये याद रखना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट लिखा देता हूँ कि इसको याद रखना है। अब इतना करने के बाद तो हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं दूरी CA, तो दूरी CA बराबर पहले अलग से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बराबर करके समदूरस्थ करेंगे, उसका कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल x2 - x1। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर इन दोनों का देखिए x2 6 को ले लेते हैं, माइनस x1 0 होगा यहाँ पर देखिए और इसका वर्ग हो गया। फिर धन y2 5 है, देखिए एक A बिंदु का निर्देशांक माइनस y है और ये हो गया इसका स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग दूरी CB निकालेंगे, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, वर्गमूल B का निर्देशांक देखियो -4 है और -0 इसका वर्ग लिख दिए, प्लस 3 है और यहाँ पर -y है, इसका वर्ग लिख दिए। इस तरह से CA और CB का दूरी तो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार ये समदूरस्थ हैं यानी कि बराबर हैं। इसको आगे एक स्टेप और हल कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिए, उसके बाद मान को भरेंगे। तो ये हो गया 6 - 0 माने 6, 6 का स्क्वायर माने 6 छक्के 36 हो गया। ठीक, ये वर्गमूल का चिन्ह रहेगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में हटाएंगे इसको। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर A - B का होल स्क्वायर का मैं सूत्र लगा रहा हूँ डायरेक्ट, आप ध्यान से समझिएगा। 5 का वर्ग माने 25 हो गया, धन 5 × 5 = 25, धन y का वर्ग माइनस पहले दूसरे के गुणा का दुगुना यानी कि 5 का दुगुना 10y, ये हो गया। इसी तरह से नीचे वाले का देखिए
-4 -0, तो -4 में -0 जाने से -4 बचा, उसका वर्ग कर देंगे तो 4 × 4 = 16 हो गया। फिर धन 3 का वर्ग 9 हो गया और y का वर्ग y वर्ग हो गया और दोनों के गुणा का दुगुना यानी कि 3 दूनी 6y हो जाएगा -6y। अब इसका उपयोग करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रश्नानुसार दोनों समदूरस्थ हैं CA = CB। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर वर्गमूल, ये देखिए यहाँ पर ये अंकीय मान वाले हैं तो कितना हो गया, दोनों का योग 36 और 25 61 प्लस y² - 10y बराबर का चिन्ह आ गया, ये वाला बराबर। ध्यान से देखिए 16 और 9 25, ये साइन अभी चलेगा, इसके बाद काटेंगे। उसके बाद प्लस y² - 6y। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर होने की वजह से दोनों वर्गमूल कट गया। अब बचा क्या, देखिए 61 प्लस y² - 10y = y² - 6y + 25। ठीक, यहाँ पर देखिए y² दोनों पक्ष में है, कैंसिल हो गया। हम एक काम करते हैं, y वाले पद को एक तरफ और बिना y वाले पद को एक तरफ ले जाते हैं। हम 10y को इस साइड ले लेते हैं और 25 को इस साइड वापस भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा 61 - 25। ठीक है, दिस इक्वल टू 10y इधर गया तो प्लस 10y हो गया -6y, तो इक्वल टू 4y। 61 में से 25 को घटा देते हैं 36, तो 36 बराबर 4y, इसलिए y बराबर 36/4। 4 एकम 4, 4 9 36, y बराबर आता है 9। यानी कि बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इसको मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 09 होगा। इस तरह से आप 11वां प्रश्न को अच्छे से हल कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये सिद्ध करना है। अगर आपको सर्वांग समता के नियम आते हैं तो बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बताता हूँ। ये हमारा वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु P ले लेते हैं और P से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, PA और PP। अब आपको मैं ये बता दूं कि जब हम वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके केंद्र से स्पर्श बिंदु, जैसे यहाँ पर A और B हैं, को केंद्र से अगर मिलाते हैं तो दोनों लंब एक दूसरे को लंब पर काटते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको O ले लेते हैं, A से O को मिलाते हैं एक लाइन जो कि हमारे लिए त्रिज्या है और यह A पर 90 अंश का कोण भी बनाता है। ये रूल हमको पता होना चाहिए। और O से लेकर के B पर भी हम मिलाते हैं तो भी ये भी त्रिज्या है, ये भी 90 अंश का होता है। यानी कि हमारी ये दोनों कोण 90-90 अंश के हैं। अब यहाँ पर और एक कर लेंगे रचना में, P से O को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमने जो दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, यानी कि PA और PB ये बराबर होते हैं, ऐसा हमको सिद्ध करना है। यानी कि दिया क्या है पहले लिख लेते हैं। दिया है एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में। दिया है सर्कल, C माने सर्कल होता है। यहाँ से और क्या दिया हुआ है, देखिए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये बताना है। यानी कि एक बाह्य बिंदु P दिया गया है तो हमको सिद्ध करना है PA बराबर PB। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो जो किया उस चीज को बताते हैं। यहाँ पर आगे रचना में क्या क्या हमने, स्पर्श रेखा PA तथा PB के स्पर्श बिंदु A तथा B को O से मिलाया तथा PO को भी मिलाया। यहाँ पर हमको देखने से प्राप्त होता है दो त्रिभुज। अब आ जाते हैं उत्पत्ति पर। यहाँ त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP दो मिलते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता हमारे को दिखाई दे रहे हैं या हमारे पास क्या क्या पुष्टि करने लायक चीज है, उस बात को मैं बताता हूँ। बड़े ध्यान से देखिए। इसमें हमको दोनों त्रिभुज को तो चुन लिए, अब दोनों त्रिभुज को तीन इसके जो भुजाएं हैं और तीन कोण हैं उस पर ध्यान देते हैं, तब हमारा यह गणित बहुत ही सरल हो जाएगा। दो त्रिभुज हैं तो यहाँ पर पहला में लिए OA बराबर OB। ये क्यों हुआ, ये हमको रीजन बताना है। ये त्रिज्या R है और त्रिज्याएं जो होती हैं बराबर होती हैं, तो दोनों त्रिभुज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें क्या समानता है उसको लेकर के चलते हैं। ये एक भुजा हो गया। दूसरा, फिर भुजाओं को देखना शुरू कर लेते हैं। अगर भुजाएं AP और BP है जिसको कि हमको बराबर सिद्ध करना है, इसका मतलब उसका यूज हम ऐसे ही नहीं कर सकते, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि हम उन दोनों को समान कह सकें।
दूसरी बात देखिए PO, PO बराबर PO, दोनों त्रिभुज में PO कॉमन हो गए हैं, उभयनिष्ठ हो गए हैं, उभयनिष्ठ हैं, दोनों के लिए हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं, ऐसा हमने कह लिया। तो तीनों भुजाएं तो खत्म हो गई, तो उसमें से दो हमको प्राप्त हो गए, बराबर हैं कह करके। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट हम ले करके चलते हैं कि कोणों को ध्यान में देंगे। तो आप लोगों को मैं कोण खींचते हुए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते अभी, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कहीं पे हमारे प्रश्न में किसी प्रकार का, या कोई चित्र से हमको भी इसको नहीं कह सकते। यहाँ पर देखिए और एक बचता है ये कोण, इसको भी नहीं बोल सकते अभी डायरेक्ट में, इसको भी ये इसके बराबर है नहीं बोल सकते। परंतु ये आप लोगों को पता है, दिख रहा है, जान रहे हैं कि यहाँ पर जो 90 अंश का कोण दिख रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण दिख रहा है, ये हमारे पास साक्ष्य है कि 90 अंश के हैं, इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 अंश हैं प्रत्येक। तो इस तरह से हमको 3 चीजें प्राप्त हो गई, लेकिन 3 चीजें हमारे सर्वांग समता के कौन से नियम को पालन करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे देखिए मैं रफ में बताता हूँ, 4 नियम जो होते हैं उसमें से हमको पालन कराना है। इन चारों में से कौन सा नियम लागू होता है ये बताते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं कि कौन सा नियम लागू होता है। यहाँ पर देखिए 2 ठो भुजा है और उसके बीच का कोण तो है कि नहीं, वो देखो नहीं है, इसलिए भुजा कोण भुजा तो होगा नहीं, और एक कोण होने की वजह से अब आ जाते हैं कोण से संबंधित प्रश्न में। हमारे पास जो प्रश्नवाचक के रूप में है कि हमारे 4 नियम में से कौन सा है, तो बड़े ध्यान से देखिए समकोण है एक। दूसरी बात है देखिए समकोण के सामने का ये वाला भुजा, ये भी समकोण है, इसके सामने का भुजा ये वाला भुजा का उपयोग किए हैं, जिसको कि हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये भी दोनों में बराबर हैं। और बचे हुए 2 भुजाओं में से OA और OB भी बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर भुजा बराबर है, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, जिसको कि आप लोग RHS शॉर्टकट में अंग्रेजी में बोलते हैं और आप लोगों को याद भी होगा। तो इसका उपयोग किया गया। अगर इसका उपयोग करते हैं समकोण कर्ण और भुजा का, तो दोनों त्रिभुज जो चुने हुए थे, त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो जाता है त्रिभुज BOP का। ये हमारी इस वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, यदि हमारे पास 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके बचे हुए जो भुजाएं होती हैं वह भी आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि उसकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं जो बचे हुए शेष रहते हैं। तो इस पर हम लोग इस दूसरा भुजा को लेकर के चलते हैं जो कि PA और PB है। तो इसके सर्वांग समता के बाद दोनों त्रिभुज के यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं PA बराबर PB, जिसको कि शॉर्टकट में हम लोग इसका रीजन देते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग समता के नियम से आप लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से आप दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं बराबर हो गई, ये आपने ऐसा सिद्ध कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखिए, गोला को पिघला के गोला ही बनाया गया है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर मैं चित्र में दर्शा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए इस तरह से छोटे छोटे गोले आप लोगों के द्वारा रखा गया है, समझ लीजिए। और ये गोले कितने ठो हैं, 64 ठो हैं, ठीक है। यानी कि एक गोला का जो आयतन होगा वह 64 गोले को मिलाएंगे, ऐसा एक गोले का जो आयतन होगा ऐसा हम 64 गोले को मिलाएंगे और इसको क्या करेंगे, पिघला देंगे, ठीक है। ये पूरा पिघल गया समझ लीजिए। इस पिघले हुए को क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ा सा गोला बना देंगे, एक ही ठो। यहाँ पे बोला गया है देखिए, बड़ा गोला बनाया गया। इस बड़े गोले की हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोनों चूंकि गोले से संबंधित हैं, एक छोटे गोलों को मिला करके बड़ा गोला बनाया गया है, इसलिए इसमें गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे। अब गोले का आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है, ठीक है। इसके लिए भी यही सूत्र लगाएंगे और इन छोटे गोलों के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसके कंडीशन के आधार पर लगाएंगे। ध्यान से देखते रहिए। तो दिया क्या है, यहाँ से लिखना शुरू करने आपको, यहाँ पर समझ में आ गया तो यहाँ से लिखते हैं। दिया है गोले की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर,
ये छोटे गोले का है और इनको पिघलाना है और बड़े गोले का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो माना कि बड़े गोले का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न में क्या कहता है देखिए, प्रश्नानुसार छोटे गोले का आयतन गुणित 64 बराबर बड़े गोले का आयतन। तो यहाँ पर देखिए छोटे गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई r माने कितना है 2 का घात 3 बराबर बड़े गोले का कितना हो गया 4/3 पाई r का क्यूब। यहाँ पर देखिए छोटे गोले का आयतन ही है अभी, इसको हमको क्या करना है, ये 64 पीस छोटे गोले को मिला करके बनाना है, तब जा करके यह इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए काट लेते हैं, यहाँ पर 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर देखिए 64 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर r का घात 3। इसको मैं पलटी करके यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 64 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 64 को 8 गुणित 8 गुणित ये तीनों 2 को मिलाने से 8 होता है। चूंकि यहाँ पे घात 3 है इसलिए हमको ऐसा बनाना है, ध्यान से देखते रहिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। r का घात 3 बराबर 8 का घात 3, यानी कि r बराबर 8। यहाँ पे लिख सकते हैं घनमूल लेने पर, तो जो बड़े गोले की त्रिज्या होगी वह 8 सेंटीमीटर होगी। बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम प्रश्न के अनुरूप बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कर लिए। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है बहुलक ज्ञात करना है। आप माध्यिका वगैरह निकाल के मत आ जाना, इस तरह से भी करते हैं बहुत सारे बच्चे। यहाँ पे बहुलक निकालना है, तो बहु माने होता है ज्यादा। आप लोगों को ये जो दिया गया है बहुलक वर्ग प्राप्तांक जो दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, इसी को इसी फॉर्मेट में लिखना है। आप लोगों को परीक्षा में हो सकता है ऐसे फॉर्मेट में दिया हो, ऊपर नीचे फॉर्मेट में, लेकिन आपको शुरू करना है यहाँ से हल। ये हल का ही पार्ट है, ऐसा समझ के आप लोगों को करते जाना है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो सबसे ज्यादा वर्ग में जो विद्यार्थियों की संख्या आया है वह है 29। देखिए यहाँ पे ये 11 29 6 3 1 में से सबसे बड़ा हुआ 29। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुलक वर्ग का पहचान करेंगे। जो हमारे द्वारा चुना गया बहुलक वर्ग है वह कितना है, 40 से 50 वाला बहुलक वर्ग है, यानी कि इसको फर्स्ट टाइम चुने हैं। और ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको आवृत्ति के रूप में भी जानते हैं हम लोग, आवृत्ति करना है इसको, जिसको कि f से दर्शाते हैं। तो पहली बार चुना गया है इसलिए ये f1 हो गया। उसके बाद वाला जो होगा, देखिए यहाँ पर नीचे की ओर जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसके बाद वाला जो होगा वह f2 होगा। स्वाभाविक है, इसको रिवर्स में जाओ f2 f1, तो इधर वाला क्या हो जाएगा f0 हो जाएगा। ये हमारे सूत्र के पार्ट हैं, इसलिए हम ऐसे ही आप अपने कॉपी में लिखते समय ऐसे ही दर्शा सकते हैं, इसमें कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए ये L1 है, 40 इस साइड और इस साइड होता है L2। अब यहाँ पर दिया हुआ है को हम लोग लिख लेते हैं, जो हम लोग इस सारणी से प्राप्त करेंगे। दिया है, सबसे पहले क्या चुना हमने, F1 चुना, इसलिए F1 बराबर कितना है 29 है, ये चुनना है। दूसरी बार में F0 ले लेते हैं, कितना है 11 है, सारणी देख करके ही करना है हमको। F2 का मान कितना है 6 है। यहाँ पर L1 का मान कितना है, देखिए 40 है, और L2 का मान है हमारे पास 50 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, हमको यहाँ पर वर्ग अंतराल जिसको कि h बोलते हैं, h निकालना है। तो h बराबर क्या होता है, L2 माइनस L1 होता है, और यहाँ पर 50 माइनस 40 बराबर ये हो गया 10 हो गया। यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब हम लोग बहुलक का सूत्र का उपयोग करके यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, जिसको कि मोड भी बोलते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा सूत्र है, इसका उपयोग करते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। बड़े ध्यान से देखिए, है तो सरल लेकिन बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। L1 का देखिए बराबर का बराबर लिख दिए, L1 के जगह पे क्या लिखना है 40 लिखना है, प्लस का प्लस लिख दिए, देखो ये हो गया। F1 का वैल्यू कितना है आपको सारणी में यहाँ मिला है, देखिए 29, जिसको पहली बार चुनते हैं बहुलक वर्ग का, माइनस F0 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से 11 अपान 2 इंटू यहाँ पे 29 फिर से लेंगे, F1 को फिर से लिखेंगे, माइनस F2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। कितना मिल रहा है हमको 6 मिल रहा है, और ऊंचाई यहाँ पे
h जो लिया गया है कितना मिला है हमको, 10 मिला है। यहाँ पर देखते रहिए। अब खाली धन ऋण वाली बात है, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए प्लस माइनस करना, अन्यथा यहाँ पे मिस्टेक होगा आपको। ये 40 का 40 लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए। यहाँ पर देखो 29 में से 11 घटा दिए तो कितना बच गया, 18 हो गया। ये वाला 10 जो है यहाँ पे आकर के गुणा हो गया, बटे ये देखिए 29 का डबल कितना हो जाता है, 58। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा रफ लेते हैं, 58 में घटाना कितना है, इन दोनों को जोड़ने से कितना आता है, 17 आता है। तो घटा दीजिए इसको, 41 आ गया। तो इस तरह से ये जो आया है इसको, और एक स्टेप यहाँ आने के बाद 40 प्लस 18 दहम 180 बटे 41, इस भाग को हमको अच्छे से देने आना चाहिए, अन्यथा हमारे आंसर कंप्लीटली नहीं आएंगे। तो आपको अलग से इसके लिए देना पड़ेगा 180 भागित 41। तो इसका आंसर क्या हो गया, 40 प्लस 4.3 मिला के लिखेंगे तो 44.3, ये जो होगा हमारा आंसर होगा और इस बहुलक का मान होगा। तो इस तरह से आप पूरे प्रश्न को अच्छे से बनाइए, अच्छे से जानिए। आप लोगों को ये सब आसान लगेगा अगर आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते रहे, जानते रहे, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।